क्लास 11 फर्स्ट एनसीईआरटी पहला अध्याय केमिकल बॉन्डिंग नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जानकारी देना शुरू किया था। इसके आधार पर काफ़ी कुछ बातें हम लोगों ने जाना और सीखा, जिसमें हम लोगों ने जाना कि कौन से कैसे कंपाउंड होते हैं, संरचनाएं क्या होती हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इन सब से संबंधित तमाम बातें हम लोगों ने जाना और सीखा। किसी यौगिक का संकरण कैसे निकालते हैं, इसके बारे में पिछले वीडियो में डिटेल स्टडी हम लोगों ने किया। देन अब हम लोगों को जानकारी किसके बारे में लेना है, आकार के बारे में। उसी कंपाउंड के आकार के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है कि अगर SO2 है तो उसका आकार क्या होगा, SO3 है तो उसका आकार क्या होगा, H2SO4 है तो उसका आकार क्या होगा, CO2 है तो उसका आकार क्या होगा, H2CO3 है तो उसका आकार क्या होगा। इन्हीं सब से संबंधित हम लोगों को जानकारी लेना है, जिसके लिए हम लोगों ने कल एक हेडिंग डाल करके छोड़ दिया था, भिन्न वयस्क के लिए आकार और बंध कोण। कल एक हेडिंग हम लोगों ने डाल करके छोड़ दिया था, भिन्न वयस्क के लिए आकार और बंध कोण। जिन लोगों ने हेडिंग नहीं लिखा था वो लोग हेडिंग लिख देंगे, भिन्न वयस्क के लिए आकार और बंध कोण। हेडिंग लिखने के बाद कुछ बातें हैं जिसे आप लोगों को लिखना होगा, और सिर्फ लिखना ही नहीं होगा बल्कि यूँ कहूँ इसे आपको अपने दिमाग में लिख के रखना होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये समझ लीजिए। क्लास 12 के बाद आप यदि साइंस पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इससे छुटकारा आपको नहीं मिलेगा। यदि इससे बचना होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होगा कि आपको केमिस्ट्री छोड़ देना होगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये जान लीजिए, यदि केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको ये वाली बातें पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर साल लगभग कंपटीशन एग्जाम में, जैसे चाहे वो मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का हो, 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं। और बीएससी के एग्जाम की बात किया जाए तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट हो क्या है, अब ये देखिएगा जी। इसमें तो एक बातें हमने लिखा हुआ है, वयस्क कि यदि वयस्क का मान कितना, वयस्क की बात किया गया है। फिर क्या लिखा है, Bp प्लस Lp का मतलब कि बंधों की संख्या प्लस आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर क्या है, संकरण। फिर क्या है, आकार। इसे ऊपर आप लोग ऐसे ही लिख देना। ऊपर लिखने के बाद उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, ये सब तमाम बातें आपको लिखना है। जैसे कि इसमें ये देखिए, फिर ये बातें हो गई, देन ये बातें हो गई, फिर ये संकरण की बातें हैं, ये अपनी ऐसे ये सब तमाम बातें आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। ठीक है। अब ये देखिए, यदि वयस्क का मान 2 तो इसमें कई कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या हो, 2 + 0 यानी कि 2 बंध हो, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं हो, तो संकरण क्या होगा, Sp, क्योंकि वयस्क का मान 2 है। आकार क्या होगा, देखिए, वयस्क का मान 3 हो, वयस्क का मान 3। इसमें 2 कंडीशन, पहली कंडीशन 3 + 0 यानी कि 3 बंध हो, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होगा, तो इसका आकार क्या होगा, त्रिकोणीय समतलीय ट्राइगोनल प्लेनर होता है। दूसरी कंडीशन, यदि 2 + 1 है तो क्या होगा, देखिए संकरण में तो कोई इफेक्ट बात होगी नहीं, आकार इसका होगा वेंट या वी शेप या कोणीय, मतलब कि एंगुलर होगा। फिर बात है, यदि वयस्क का मान कितना हो, 4। यदि वयस्क का मान कितना हो, 4 होगा। इसमें पहली कंडीशन क्या होगी, 4 + 0। इसमें पहली कंडीशन क्या होगी, 4 + 0, तो आकार इसका क्या होगा, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। इसका कोण भी सबका लिखा सकता हूँ, लेकिन जरूरत है नहीं इतनी, इसका याद कर लेना। इसका कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। जब ऐसे लगा दिया जाता है इसका अर्थ होता है मिनट, तो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट।
इसमें दूसरी कंडीशन है कि 3+1 क्या हो 3+1। जब 3+1 होता है तो इसका आकार क्या होता है त्रिकोणीय पिरामिडी होता है। तीसरी कंडीशन है 2+2 तो इसका आकार क्या होगा बेल्ट या वी शेप या कैसा होता है एंगुलर मतलब कोणीय। पांचवें में पहली कंडीशन है यदि क्या होता है 5+0 संकरण तो S3D होगा लेकिन आकार कैसा होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। दूसरी कंडीशन है यदि 4+1 तो इसका आकार कैसा होगा सीसा से। सीसा मतलब समझते हो प्राइमरी विद्यालय आपने देखा ना, प्राइमरी जो कॉलेज स्कूल होता है उस प्राइमरी स्कूल में क्या होते हैं बच्चों छोटे बच्चों को झूलने के लिए कई प्रकार के झूले लगे होते हैं। उसमें एक ऐसा होता है आपने देखा होगा ऐसे होता है कि अगर एक तरफ बच्चा बैठता है तो दूसरी तरफ उठ जाता है, इधर वाला होता है तो इधर वाला उठ जाता है, ऐसे ऐसे अपने होते रहते हैं तो उसी को क्या कहते हैं सीसा से कहते हैं। ये कुछ वही बोलते हैं सीसा से। तीसरी कंडीशन है यदि व्यस्क का मान 5 हो। तीसरी कंडीशन इसमें है कि 3+2 होगा तो आकार कैसा होता है टी शेप। तो कैसा हो जाएगा टी शेप हो जाएगा। इस सब को लिख लीजिएगा, इन सब को लिखना है और इसे याद भी रखना होगा। अभी इसमें और भी है ये भी बात समझिए, अभी इसमें और भी है उन सबको इस बार फोटो खींच लीजिएगा लिख लीजिएगा। अब इसमें और मैं बताता हूँ पांचवें की 3 कंडीशन हो चुकी है ना, पांचवें की चौथी कंडीशन से मैं बताना आप लोगों को शुरू करता हूँ। पांचवें देखिए व्यस्क का मान 5 हो। चौथी कंडीशन इसमें है कितना होगा 2+3 होता है संकरण तो वही होगा sp3d होगा लेकिन आकार इसका कैसा होता है विकृत रेखीय होता है, विकृत रेखीय होता है। नेक्स्ट यदि व्यस्क का मान 6 हो इसमें पहली कंडीशन है 6+0 संकरण तो होगा sp3d2। अब किसकी बात आती है आकार की बात आती है। आकार की बात किया जाए 6+0 के लिए आकार होता है अष्टफलकीय। कैसा होता है अष्टफलकीय, ये सब बातें लिख लेना अष्टफलकीय होगा। इसमें दूसरी कंडीशन है 5+1। इसमें दूसरी कंडीशन क्या है 5+1 है तो संकरण तो यही होना है sp3d2। अब रही बात किसकी आकार की बात रही। आकार की बात किया जाए तो इसका आकार जो होगा विकृत अष्टफलकीय, विकृत अष्टफलकीय स्क्वायर पिरामिडल वर्ग पिरामिडी, वर्ग पिरामिडी स्क्वायर पिरामिडल या विकृत अष्टफलकीय भी कह सकते हैं। इसमें तीसरी कंडीशन है 4+2 संकरण तो यही रहना है sp3d2। आकार की बात किसकी बात करना है हम लोगों को आकार की बात करना। आकार की बात किया जाए तो कैसा होता है वर्ग समतली, वर्ग समतली स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। इसमें एक बात और होती है वो भी लिखा व्यस्क का मान 7 हो। पहली कंडीशन इसमें होती है 7+0 तो संकरण होगा sp3d3। संकरण क्या हो जाएगा sp3d3 और इसका आकार होता है पंचकोणीय द्विपिरामिडी, पंचकोणीय द्विपिरामिडी, पंचकोणीय द्विपिरामिडी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर इसमें व्यस्क का मान 7 ही हो। दूसरी कंडीशन इसमें है 6+1। दूसरी कंडीशन इसमें कौन सी है 6+1 के संकरण में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं
कैसा होता है? विकृत पंचकोणीय द्विपिरामिडी डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिड डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये इसके आकार की बातें हैं। पांचवें में अगर 2 + 3 होगा यानी 2 बंध हो, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो आकार कैसा होगा? विकृत रेखीय। व्यस्प का मान 6 होगा। इसमें पहली कंडीशन 6 + 0 तो अष्टफलकीय, 5 + 1 तो वर्ग पिरामिडी होगा, 4 + 2 तो कैसा होता है? वर्ग समतलीय होता है। सातवें के लिए पहली कंडीशन इसमें यदि 7 + 0 तो कैसा होता है? पंचकोणीय द्विपिरामिडी होता है। 6 + 1 तो कैसा होगा? विकृत पंचकोणीय द्विपिरामिडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोगों के लिए जिसे आपको याद रखना होगा, तो इसे आप याद ही रख लीजिएगा। अब इसके आधार पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे कौन क्या होते हैं, वो तमाम बातें हम लोगों को जानकारी लेना है। तो अब बातें सुनिएगा, एक बार रिपीट कर देते हैं। हम लोगों ने क्या लिख रखा है? यदि व्यस्प का मान 2 हो तो इसमें एक कंडीशन होती है 2 + 0। आकार कैसा होगा? रेखीय होगा। देन हम लोगों ने लिख रखा है व्यस्प का मान 3। पहली कंडीशन क्या हो? 3 + 0 तो 3 + 0 तो शेप कैसा होता है? त्रिकोणीय समतलीय होता है। यदि दूसरी कंडीशन इसमें लिख रखे हैं 2 + 1 तो क्या होगा? बेंट या वी शेप या कोणीय होता है। यदि व्यस्प का मान 4 हो, पहले कंडीशन है 4 + 0 तो आकार कैसा होगा? टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय होगा। दूसरे कंडीशन लिख रखे हैं 3 + 1 हो तो कैसा होता? त्रिकोणीय पिरामिडी। तीसरी कंडीशन लिख रखे हैं कि व्यस्प का मान 4 हो, कंडीशन होती है 2 + 2 तो बेंट या वे शेप या कैसे होते हैं? कोणीय होते हैं। इसके अलावा फिर हम लोगों ने लिख रखा है यदि व्यस्प का मान 5, पहली कंडीशन 5 + 0 तो आकार कैसा होगा? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो आकार कैसा होगा? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगा। यदि कैसे की बात किया जाए, व्यस्प का मान 5 हो, इसमें कंडीशन होती है 4 + 1 की कंडीशन है तो आकार कैसा हो जाएगा? सी शेप होता है। यदि व्यस्प का मान 5 हो, कंडीशन हो 3 + 2 की तो आकार कैसा होता है? टी शेप होता है। यदि व्यस्प का मान 5 हो, कंडीशन हो 2 + 3 तो आकार कैसा होता है? विकृत रेखीय। तो आकार कैसा हो जाता है? विकृत रेखीय होता है। देन हम लोगों ने लिख रखा व्यस्प का मान 6, कंडीशन होती है 6 + 0 तो क्या होता है? आकार अष्टफलकीय होता है। दूसरी कंडीशन इसमें हम लोगों ने लिख रखा है 5 + 1। यदि 5 + 1 होता है तो कैसे होते हैं? विकृत अष्टफलकीय या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर पिरामिडल। कैसे होते हैं? स्क्वायर पिरामिडल होते हैं। व्यस्प का मान 6, तीसरी कंडीशन है कौन से? 4 + 2 तो ये कैसे होते हैं? स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय होगा। नेक्स्ट कंडीशन इसमें है 7 नंबर 7। यदि व्यस्प का मान 7, पहली कंडीशन 7 + 0 तो कैसे होते हैं? पंचकोणीय द्विपिरामिडी होता है। फिर कंडीशन अगर व्यस्प का मान हो 7, इसमें पहली कंडीशन हो 6 + 1 तो आकार कैसा होता है? विकृत पंचकोणीय द्विपिरामिडी होता है। अब इसके आधार पे हम लोग किसके बारे में जानकारी लेंगे? एग्जाम्पल के बारे में। इससे संबंधित हम लोगों को एग्जाम्पल के बारे में जानकारी लेना है कि अब इससे फायदा क्या है, ये कैसे हम लोग निकालेंगे। आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन किया गया, आपको क्या बताना है? CO2 का आकार बताना है। क्या बताना है? CO2 का आकार बताना। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना होगा। ये देखिए CO2 व्यस्प की, तो किसकी बात करते हैं? व्यस्प की। व्यस्प की बात किया जाए तो कितना होगा?
कितनी सिग्मा, एक एक दो, वेस्ट का निकालना बढ़िया से हम लोग सीख चुके हैं। नंबर 8 वाले में हम लोगों ने एकदम डिटेल जानकारी ले लिया। देखिए एक बात मैं फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, संकरण निकालना संरचना के आधार पर बहुत बढ़िया उनसे सीख लीजिएगा, क्योंकि आकार निकालने में बहुत मदद करता है, आकार निकालने में बहुत ही मदद करेगा। तो ये बात समझ लीजिएगा। तो वेस्प का मान कितना, आप देखिए कितना होगा, 2 होगा। कितनी बंद है, 2, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं। वेस्प का मान टोटल कितना आ गया, बराबर 2। वेस्प का मान 2 हो, कंडीशन हो 2 + 0 की, तो आकार कैसा होता है, रेखीय, मतलब कि लीनियर होता है। कैसा होता है, रेखीय होता है, लीनियर होता है। फिर कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास क्या हो, SO2, इसका आकार बताना है, इसका आकार बताना है। SO2 संरचना बनाना है, तो संरचना बना लेते हैं। तो ये देखिए इसकी संरचना हो गई है, अपने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि हम लोग जानते हैं सल्फर के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 4 बंध बना लिए हैं, 2 बच गए हैं अपने। तो अब ये देखिए वेस्प की बात करना है, तो ये देखिए एक एक 2 बॉन्ड प्लस सिग्मा केवल काउंट करते कितना, 2 पेयर, 2 का मतलब 1, वेस्प बराबर टोटल कितना हुआ, 3। वेस्प का मान 3 हो और कंडीशन हो 2 + 1 की, तो आकार कैसा होता है, बेंट या वी शेप, या कैसा होता है, एंगुलर, मतलब कि कोणीय होता है। तो कैसा होता है, बेंट होगा, या वी शेप होता है, या कोणीय होता है। अब अगर इसी में हम लोग क्या ले लेते हैं, SO3। अरे बातें कुछ समझ आ रही है। देखिए सबसे पहले आपको क्या बनाना होता है, संरचना को बनाना होता है। तो संरचना ये देखिए बनाते हैं SO3, S, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ये अपने संरचना हो गया। एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। वेस्प की बात किया जाए तो वेस्प बराबर क्या होता है, कुल बंधों की संख्या और प्लस क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितनी बंध है, सिग्मा बंधों को काउंट करते हैं केवल, तो 1 2 3, कितनी है, 3 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास एक भी नहीं है, अर्थात 0। वेस्प का मान 3 होता है। तो आकार कौन सा होता है, त्रिकोणीय, समतलीय, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इस टाइप से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, आकार बताते हैं। इस टाइप से क्या बताते हैं, आकार बनाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से बहुत पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से बहुत पूछे जाते हैं, ये बात जान लीजिएगा। अब जैसे ये क्या हो, H2CO3, H2CO3 में आपको क्या करना है, कार्बन का आकार बताना है। H2, देखिए एक बात जान लीजिए, यहाँ पर आपको ये डिटेल जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अदर आप जानते हैं कि सब लोग जो एक मार्केट में जो एक भावना बन रखी है कि अगर क्या है संकरण sp3 है तो उसका आकार क्या होगा, चतुष्फलकीय होगा। हमने आपको दिखाया क्या होते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं होती है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादातर लोगों की हाल यही है, जो मैंने देखा है पिछले 2 सालों में, वो यही हाल है। अगर किसी से बताओ कि संकरण sp3 है तो आकार क्या होगा, बिना सोचे समझे उसको यही रटाया गया है कि उसका आकार कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है, जो कि गलत है। किस पर डिपेंड करता है, कंडीशन कौन सी है। यदि जब 4 + 0 वाली कंडीशन होगी, 4 बंध हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी ना हो, तभी क्या होगा, आकार S चतुष्फलकीय होगा। यदि कंडीशन हो जाती है 3 + 1 की, 3 बंध 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो कैसा होता है, त्रिकोणीय पिरामिडी। वेस्प का मान 4 हो, संकरण तब भी sp3 होगा। अब इसमें बात ऐसी कुछ कंडीशन है कि 2 बंध होगा और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे, 2 जोड़ा बनेगा। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, बेंट या वी शेप होगा। अपनी भावनाओं को आज से बदल दीजिए, जो बातें दूसरे लोग पढ़ाते हैं आपको। तो यहाँ ध्यानपूर्वक H2CO3, H2CO3 के देखिए स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा। इसमें आपको क्या करना है, कार्बन का क्या बताना है, संकरण बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है।
कार्बन का संकरण बताना है तो ये देखिए होगा क्या, वैश्व बराबर कुल बंधुओं की संख्या। वैश्व बराबर क्या होगा, कुल बंधुओं की संख्या। कुल बंधुओं की संख्या मतलब कुल सिग्मा बंधुओं की संख्या, 1 2 3 सिग्मा। अयुग्मित एक इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं, 0। वैश्व का मान कितना हो, 3 हो, कंडीशन 3 + 0 की हो तो आकार कैसा होता है, त्रिकोणीय समतलीय ट्राइगोनल प्लेनर होता है। कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। वैश्व का मान कितना होता है, इतना, 3 + 0 तो कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ वो वाली कंडीशन जो आप याद कर रखेंगे सभी लोग। ये जैसे आपके पास क्या है, CH4 है, क्या है, CH4 है। अब ये देखिए कार्बन है ना, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब वैश्व की बात किया जाए तो वैश्व बराबर क्या होगा, कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन, एक भी नहीं, तो वैश्व बराबर सीधे 4, कंडीशन 4 + 0 तो आकार कैसा, चतुष्फलकीय होगा। चतुष्फलकीय का मतलब कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होता है। अब ये देखिए NH3 में बताना है तो फिर इसका भी क्या बनाइए। अब ये देखिए स्ट्रक्चर बनाए ना NH3, इसके पास 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है। वैश्व की बात की जाए तो वैश्व बराबर क्या होगा, 1 2 3 और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3 सिग्मा और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए 2 तो 1, तो फिर कितना हुआ, वैश्व का मान 4, कंडीशन 3 + 1 तो आकार कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिड। ट्राइगोनल पिरामिडल आकार कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखे रहिएगा। जो एक बातें पढ़ रखे हैं ना कि केवल और केवल चतुष्फलकीय, केवल देखिए मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे बोलने का कोई शौक नहीं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना, मैंने मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंटों को देखा है, मुझे पिछले 2 सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने मार्केट की हाल चाल को जानता हूँ। तो पिछले 2 सालों से मैंने जो स्टूडेंट जो मुझसे मिले हैं, मैंने उन्हें देखा है कि इन जनरली जब बात आती थी sp3 की तो चिल्ला उठते थे कि आकार कैसा होगा, चतुष्फलकीय होगा, जो कि गलत है। यहाँ देख लीजिए अमोनिया की बातें हैं, तो अमोनिया की बातें हैं। यहाँ भी संकरण की अगर बात किया जाए तो संकरण इसके लिए भी क्या है, sp3 है। संकरण इसके लिए भी क्या है, sp3 है। CH4 का संकरण भी sp3 है, अमोनिया का भी संकरण sp3 है, लेकिन दोनों का आकार देख लीजिए। ऐसा कैसा होगा, चतुष्फलकीय होगा, और इसका कैसा होगा, त्रिकोणीय पिरामिडल होगा। त्रिकोणीय पिरामिडल होगा, ये बात जान लीजिए। इसके अलावा भी अभी इसमें एक और दिखाते हैं, जैसे इरेज करने के यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखिए जैसे आपके पास होता ना NH4+ में 2 हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं। ये सब बातें विशेष रूप से ध्यान में रखे रहिएगा। अब सपोज दैट आपके पास कुछ ऐसा हो H2XeO4 जेनिक अम्ल, इसका नाम क्या होता है, जेनिक अम्ल। ठीक है, संरचना के बेस पे इसे भी बताएंगे। ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। इसके पास क्या है, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन भी बचे हुए हैं। 8वें का बायोकोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए वैश्व की बात करना है। वैश्व बराबर क्या होगा, कुल सिग्मा बंध, कितने सिग्मा, 1 2 3 4 प्लस अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्लस किसकी बात करना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2। 2 का मतलब कितना पेयर, 1। अब बराबर कितना होगा, 5। संकरण क्या होगा, sp3d। वैश्व का मान हो 5, कंडीशन हो 4 + 1 तो आकार कैसा होता है, सीसा से। आकार कैसा होता है, सीसा से होता है। ये सब बातें विशेष रूप से ध्यान में रखे रहिएगा, ध्यान दीजिए। तो आकार कैसा हो जाएगा, सीसा से।
अब सपोज दैट आपके पास क्या होते हैं PCl5, आपके पास क्या होते हैं PCl5। PCl5 है ना, तो ये देखिए 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl। तो इसमें क्या होगा, वेस्प की बात किया जाए, वेस्प बराबर तो क्या देगा 5 + 0, तो कैसा होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो हो जाएगा ये जान लीजिए। ऐसे ही सब निकालते हैं, ये सब बातें ध्यान में रखे रहिएगा, ये सब बातें ध्यान में रखे रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। नेक्स्ट तो फिर जैसे आपको बताते हैं C3O2 में तीनों कार्बन का संकरण बताना। C3O2 में आपको क्या करना है, तीनों कार्बन का संकरण बताना है। तो इसे आप कैसे बताओगे, ये देखिए C3 है O2 है, तो ये देखिए इसके आकार की बातें किया जाए तो कुछ इस प्रकार का ना 1 1 2, इसका भी क्या होगा Sp, इसका भी Sp, सब का क्या हो जाएगा Sp, सब का क्या हो जाएगा Sp हो जाएगा। नेक्स्ट यदि कुछ और आपसे लिया जाए, जैसे कि Na2SO4 में आपको किसका बताना है S का, Na2SO4 में किसका बताना है S का बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या बताना होगा, स्ट्रक्चर NaSO4 का बताना है। अब ये देखिए आपको ऐसे बता सकते हो 1 2 3 4 है तो कौन सा होगा sp3। कंडीशन कैसी है, वेस्ट की बात किया जाए 4 + 0 वाली कंडीशन है, तो कैसा होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा टेट्राहेड्रल होगा। ये सब बातें हुआ करती हैं। तो ये सब किसकी बातें हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बातें हैं। आकार, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर किसकी बातें हैं, आकार की बातें हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। हमने आपको बताया ये सब बातें विशेष रूप से ध्यान में आप लोग जरूर रखे रहिएगा, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अगर आपके पास क्या होता जैसे ICl3 होता, तो ये देखिए I 1 Cl 2 Cl 3 Cl। अब इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, ये देखिए। अब इसमें होगा क्या, वेस्प की बात किया जाए तो कितने सिग्मा 3 प्लस कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 5, 3 + 2 3 + 2, तो शेप कैसा होता है टी शेप। 3 + 2 के लिए कौन सा शेप होता है, टी शेप होता है। ये सब बातें ध्यान में रखे रहिएगा। और आपके एनसीईआरटी बुक में मैं आपको बता दूं, आपके एनसीईआरटी बुक खोलिएगा, उसमें बहुत ढेर सारी एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसे आप लोग कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो कमेंट करके बता देना बस, लेकिन कर जरूर लेना, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपके एनसीईआरटी बुक में 50 एग्जाम्पल के और भी एग्जाम्पल दिया गया है, उन सब एग्जाम्पल को आप लोग कर लीजिएगा। और करने के बाद यदि किसी कंपाउंड में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो निसंकोच, बिना सोचे समझे, बेझिझक आप कभी भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अब संकरण की बातें समाप्त करते हैं और उसके बेस पे आकार की बातें। अब आपको कैपिटल ई नंबर, अब आप लोग को एक हेडिंग लिखना, किसी कैपिटल ई नंबर की हेडिंग लिखना है। कैपिटल ई नंबर की हेडिंग लिखिए, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट। अब हम लोग जानेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण कहते किसे हैं। बातें समझिए, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं समझाते हैं। थोड़ा सा 1 से 2 मिनट वेट कर लीजिएगा, उसके बाद क्या करते हैं समझाते हैं। अब बातें सुनिए,
डाइपोल मोमेंट कहते किसे हैं? ध्रुवीय अणु में उपस्थित, ये सब क्या है, मान लीजिए ध्रुवीय अणु है, ये विपरीत आवेश है, प्लस क्यू है माइनस क्यू है। ध्रुवीय अणु में उपस्थित विपरीत आवेश, ध्रुवीय अणु में उपस्थित विपरीत आवेश में से किसी एक के परिमाण, बात समझो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ माने दूरी आपने ये पूरी दूरी Q और Q माइनस और प्लस में सिर्फ परिमाण से मतलब है। ध्रुवीय अणु में उपस्थित विपरीत आवेश में से किसी एक के परिमाण, ध्रुवीय अणु में उपस्थित विपरीत आवेश में से किसी एक के परिमाण और दोनों के बीच की दूरी, ध्रुवीय अणु में उपस्थित विपरीत आवेश में से किसी एक के परिमाण और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है डीवाई। डीवाई नामक वैज्ञानिक ने बताया था, उन्हीं के नाम पे इसे क्या कहते हैं? डीवाई कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? डीवाई होता है। हेडिंग पड़ी ही है, अब इसके अंतर्गत लिखिएगा, इसके अंतर्गत लिखिए, किसी ध्रुवीय अणु में उपस्थित, किसी ध्रुवीय अणु में उपस्थित, ध्रुवीय अणु में उपस्थित विपरीत आवेश में से, उपस्थित विपरीत आवेश में से किसी एक के परिमाण, किसी एक के परिमाण तथा दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी के, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी के गुणनफल को, दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे ग्रीक अक्षर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक डीवाई, इसका मात्रक डीवाई होता है। अब ये सब पूरी बातें दर्शा दीजिए। अच्छा एक बात और, द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है ना, वो धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। दर्शा दीजिए इसे। आप बात समझिए, दर्शा दीजिए। एक डीवाई बराबर होता है 3.3 × 10⁻³ कूलाम मीटर। एक डीवाई बराबर 3.3 × 10⁻³ कूलाम मीटर। इसे दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद एक आध दो बातें पॉइंट बना करके आप लोगों को लिखना है, तो लिखिएगा, पॉइंट बनाकर लिखिए। भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकताओं के, भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकताओं के दो परमाणुओं के मध्य बने सहसंयोजक बंध में आंशिक आयनिक लक्षण
आंशिक आयनिक लक्षण होने के कारण, आयनिक लक्षण होने के कारण बंध का द्विध्रुव आघूर्ण, बंध का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसे बंध आघूर्ण कहते हैं, जिसे बंध आघूर्ण कहते हैं। अब आते सुने, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज्यादा होगा बंध आघूर्ण का मान उतना ही अधिक होगा। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज्यादा होगा बंध आघूर्ण का मान भी उतना ही अधिक होगा। पॉइंट बना के लिखिए, परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता का अंतर, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ने के साथ बंध आघूर्ण का मान बढ़ता है, के साथ बंध आघूर्ण का मान बढ़ता है। दर्शा दीजिए, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर सबसे ज्यादा इसमें, देश के बंध आघूर्ण का मान सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे क्रम है वैसे वैसे ऊपर चल रहा है। दर्शाने के बाद फिर पॉइंट बना के लिखना होगा। बातें समझिए, यदि विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर शून्य होता है, यदि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कैसा होता है, शून्य होता है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकताएं कैसे होती हैं, समान होती है। जब विद्युत ऋणात्मकताएं समान होती हैं तो बंध आघूर्ण का मान भी क्या होता है, शून्य होता है। पॉइंट बना करके लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए, जब विद्युत ऋणात्मकता समान होती है तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। एग्जाम्पल में दिखा दीजिए, इन सब की विद्युत ऋणात्मकताएं क्या है, समान। विद्युत ऋणात्मकता समान तो क्या होते हैं, बंध आघूर्ण का मान, द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। अब आपसे कहते कही जा रही है, यदि तीन द्विध्रुव आघूर्ण, यदि क्या करते हैं, तीन द्विध्रुव को 120 डिग्री के कोण पर रख दिया जाता है तो उसके जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका मान शून्य होता है। इसी बात को पॉइंट बना के लिखेगा। यदि तीन द्विध्रुव को 120 डिग्री के कोण पर रख दिया जाता है तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। तीन द्विध्रुव आघूर्ण को कितने पे रख देते हैं, 120 डिग्री पर रख दिया जाए तो इसके परिणामी दो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है वो शून्य होता है। तो इसमें क्या है, तीन द्विध्रुव आघूर्ण को 120 डिग्री पे रख दिया गया तो जो रिजल्टेंट द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। बातें दर्शा दीजिए, क्योंकि इसमें सब एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है।
दर्शा दीजिए इसे। दर्शाने के बाद फिर पॉइंट बना के लिखिए। एक पॉइंट बना के हेडिंग लिखिए रिमार्क। हेडिंग लिखिएगा रिमार्क। ये जो अमोनिया होती है इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान NF3 के द्विध्रुव आघूर्ण से अधिक होता है। अमोनिया के द्विध्रुव आघूर्ण का मान NF3 के द्विध्रुव आघूर्ण से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि अमोनिया में जो बंध आघूर्ण होता है वह एक ही दिशा में होता है, जबकि NF3 में विपरीत दिशा में होता है, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए इसका मान 0 हो जाता है या इससे कम होता है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अमोनिया के द्विध्रुव, एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न नीचे से तीसरा क्वेश्चन। अमोनिया के द्विध्रुव आघूर्ण का मान NF3 से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि अमोनिया में बंध आघूर्ण एक ही दिशा में होते हैं, जबकि NF3 में विपरीत दिशा में होते हैं, इसीलिए लिखिएगा इसके अंतर्गत अमोनिया के परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान NF3 के द्विध्रुव आघूर्ण से अधिक होता है, क्योंकि अमोनिया में बंध आघूर्ण एक ही दिशा में होता है, जबकि NF3 में विपरीत दिशा में होता है। NF3 में विपरीत दिशा में होता है। रोमन नंबर 4 की हेडिंग लिखिएगा आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। शॉर्टकट में MOT का नाम दिया जाता है। शॉर्टकट में MOT चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है। इसी से संबंधित जानकारी हम लोगों को लेना है। हम लोगों ने जाना था शुरुआती स्टेप में कि पूरे चैप्टर को कितने 4 भागों में डिवाइड किए थे, जिसमें रोमन नंबर 1 संयोजकता, रोमन नंबर 2 हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी लिए, अष्टक नियम की सीमाएं नहीं, हम लोगों ने बंध के बारे में जानकारी ली, रोमन नंबर 3 के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, रोमन नंबर 4 है संयोजकता, आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसी के बारे में जानकारी लेना है। और ये चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज ही पे अपनी बातों की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।